नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट नंबर 1 कर लिया था, ठीक ना। चलिए बात करते हैं पार्ट नंबर 2 पे, है ना। तो इसका पार्ट नंबर 2 थोड़ा सा अब उससे आगे हो गया। देखिए समझते हैं इस वाले पोर्शन में क्या हुआ। हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक पढ़ा था, नेशनलिज्म क्यों हुआ और कहाँ हुआ और कैसे हुआ। पहली बार कहाँ हुआ, फ्रांस में, वो देखा आपने पहले वाली वीडियो में। अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको देखने से पहले उसे देख लीजिए, ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्टा के बारे में पढ़ा था हमने, और उसके बारे में लुईस 16 के बारे में पढ़ा। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या हुआ। हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने इरिटेट किया और बढ़ाया नेशनलिज्म की फीलिंग्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हेडिंग है हेल्पफुल एलिमेंट्स इन नेशनलिज्म। नेशनलिज्म में जो हेल्पफुल फैक्टर हुए वो कौन कौन से हुए। मोर पावर ऑफ ग्रेंट्री चाहे हाई स्टेटस, ठीक ना। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रेंट्री या हाई स्टेटस किसको कहते हैं, कुलीन वर्ग जो होते हैं। कुलीन वर्ग समझते हैं, रिच पीपुल जिसमें रहते हैं। मतलब उस समय पीपुल की दो कैटेगरी बटी हुई थी, एक धनी वर्ग हुआ करता था और एक गरीब वर्ग हुआ करता था। गरीब मतलब मजदूर वाला वर्ग, ठीक ना। तो ये जो ग्रेंट्री या जो हाई स्टेटस हमने ब्रैकेट में लिखा है, ये वाले लोग सोशली और इकोनॉमिकली क्या होते थे, इनके पास मोर पावर, ज्यादा पावर था। और जिसके पास ज्यादा पावर होगा फिर वो अपने कम पावर वाले का मिसयूज करेगा, ठीक ना। तो ये जो ग्रेंटरी यानी कि हाई स्टेटस वाले लोग थे, इकोनॉमिकली और सोशली ये हर जगह यही पाए जाते थे। हर जगह मतलब ज़्यादा संख्या नहीं थी इनकी, इनका ज़्यादातर ओनरशिप दिखता था हर जगह। मतलब सोसाइटी भी इन्हीं के पावर में आता था और जितने भी एक्शंस हुआ करते थे ये भी इन्हीं के हाथ में आता था। इसलिए इनसे परेशान थे ये लेबर वर्ग वाले, लेबर कैटेगरी वाले। समझ में आया बात क्या। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स कि लेस बट पावरफुल, कम ही थे लेकिन पावरफुल थे। कौन, ये जो हाई स्टेटस वाले हैं, ठीक ना। और सपोर्ट ऑफ किंग, इनको राजा का सपोर्ट था। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स दिया करते थे राजा को पैसे मिलता था, तो ये फिर मनमानी किया करते थे। मतलब कुछ भी कर लेते थे, क्राइम भी कर लेते थे, तो फिर इनको पनिश नहीं होता था क्योंकि राजा के इनके ऊपर हाथ होता था, ठीक है ना। और वह लाइक एब्सोल्यूट, और ये ऐसे हो गए थे जैसे एब्सोल्यूट कोई निरंकुश राजा होता था ना, उनकी तरह। और किसके ऊपर ये सारा अत्याचार करते थे, इन्हीं लेबर कैटेगरी वालों पर ना। वे आर लिंक्ड टू ईच अदर, और ये जहां भी थे ना देश में कम ही थे लेकिन एक दूसरे से अटैच थे। मतलब अरे भाई धनी वर्ग से मिला रहता था, या तो रिलेशन बना लेते थे आपस में, या फिर ऐसे भी जान लो कि एक लेवल के लोग एक लेवल में मिल जाते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स कि देखो एक यहाँ पे और ये जो रेड पॉइंट वाला है ना, ये फैक्टर्स है। तो रेड पॉइंट वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इंडस्ट्रियस रिवॉल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन हुआ, उससे हुआ क्या कि सम लेबर चेंज हो गए मनी मैन में। मतलब नहीं समझे, जब इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन हुआ तो नए नए इंडस्ट्री चालू हुए, और नए नए इंडस्ट्री चालू होने से कुछ मशीन्स वर्क हुए, और जिससे जो बुद्धिमान टाइप के लेबर थे उन्होंने कुछ पैसे जमा कर लिए, कुछ पैसे कमा लिया इस इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन से। अब वो लेबर कैटेगरी में तो आते हैं, लेकिन उनके पास जब पैसे हो गए तो उन्होंने अपने जनरेशन को पढ़ाया, और पढ़ा के इंजीनियर बनाया और डॉक्टर बनाया। समझ में आ रहा है बात ना, इंजीनियर और डॉक्टर बनाया। नहीं समझ में आया, सीधी सी बात समझो स्टूडेंट्स कि उस समय हमारा समाज दो कैटेगरी में बटा हुआ था, मेनली था लेबर और ये जेंटरी। और ये जो जेंटरी है ना, हाई स्टेटस वाला कहते थे, ये हाई स्टेटस वाले अपने से लो वाले यानी कि लेबर वालों का मिसयूज करते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। और इनको किसका प्रोटेक्शन प्राप्त था, राजा का। राजा इनको कुछ नहीं बोलता था, ये मनमानी करते थे। लगभग ये एब्सोल्यूट हो गए थे, और ये एक दूसरे से जुड़े रहते थे समाज में जहां भी रहते थे। और ये फिर ये जो लेबर वर्ग था वो बाद में इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन से कुछ पैसे कमाया और अपने बच्चों को पढ़ाया, पढ़ा करके इंजीनियर और डॉक्टर बनाया। भले ही वो बिलोंग करता था लेबर कैटेगरी से, लेकिन उसके बच्चे अब एजुकेटेड थे, ठीक ना। अब वो इस जेनेटरी यानी कि हाई स्टेटस वालों के किसी एक्सप्लॉयटेशन को बर्दाश्त ना करते, उनके अत्याचार को बर्दाश्त ना करते। तो इससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये जो दो कैटेगरी थी, लेबर कैटेगरी और जेनेटरी कैटेगरी, वो बढ़ गई और हो गया राइज ऑफ मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास कौन हुई, ये इंजीनियर और डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर मास्टर वकील सब इसी में आने लगे, ठीक है ना। ये वास्तव में पहले से कौन थे, ये लेबर कैटेगरी वाले थे, लेकिन इनका जो नया जनरेशन इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन से पैसे कमा करके कुछ धनी हो चुका था, ये वही थे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये ऐसे फैक्टर्स थे, ठीक ना। पहला फैक्टर ये कि इनका ज्यादा पैसा होना, ये भी एक फैक्टर हुआ नेशनलिज्म को बढ़ाने में, क्योंकि इससे अत्याचार हुआ तो लेबर कैटेगरी ने आवाज उठाया, ठीक है ना। इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन से लेबर कैटेगरी जो था वो धीरे धीरे मनी मैन हो गया, तो धीरे धीरे वो बर्दाश्त करना बंद कर दिया अपने से बड़े का, ये जो जेंटेरी वाले थे उनकी बात को। फिर हुआ स्टूडेंट्स, ये बड़ा अच्छा है, रोमांटिज्म, है ना।
ये जो रोमांटिज्म है इसको रोमानीवाद कहते हैं। इसमें हुआ क्या कि इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे बढ़ाई जाए या हमारे ऊपर कौन सा अत्याचार हो रहा है, राजा हमारे साथ क्या बुरा कर रहा है, इस भावना को जगाने के लिए लोगों ने इस रोमांटिसिज्म का सहारा लिया। इसमें होता क्या था स्टूडेंट, प्ले, सॉन्ग, नाटक होते थे, समझ में आ रहा है ना। और खास तौर पे ये चौराहे और नुक्कड़ पर हुआ करते थे। यहाँ लोग अपने गीतों और नाट्य के दम पर राजा की अपनी बुराइयां और कुकृत्यों को सामने रखते थे समाज में, जिससे लोगों में एक दृश्य बन जाता था और उस दृश्य को देख के लोगों पे गहरा प्रभाव पड़ता था और उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होती थी, ठीक है ना। तो दीज आर सम फैक्टर्स which were helping much to grow the nationalism's feeling highly. Understands? Okay students, just now it is a turn of learning liberal nationalism. मुझे लगता है ये वाला बात समझ में आ गया। कोई डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है ना। तो लिबरल नेशनलिज्म किसे कहेंगे स्टूडेंट्स, लैटिन वर्ड है लिबर और लिबर से बना है लिबरल, जिसका मतलब होता है आजाद, ठीक है ना, फ्री, ठीक है। तो लिबरिस्ट जो थे, जो लिबरिस्ट लोग थे, मतलब इस विचारधारा के जो समर्थक थे, उनका कहना क्या था, इनका कहना था कि फोर्स ऑन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड फ्रीडम फेवर्स अ पीपुल अगेंस्ट एब्सोल्यूट मोनार्की। ये एब्सोल्यूट मोनार्की के खिलाफ थे और ये लोग किस पर ज्यादा फोर्स करते थे, ज्यादा किस पे बल देते थे स्टूडेंट्स, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। इस वाली फीलिंग का ये जो लिबरलिस्ट लोग थे, है ना, ये ज्यादा फेवर करते थे स्ट्रांगली और मोनार्की गवर्नमेंट का विरोध करते थे। वांट्स पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट विद अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये चाहते थे कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, जनता द्वारा चुनी हुई एक गवर्नमेंट हो जिसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। ये चाहते थे कौन, ये लिबरल नेशनलिज्म वाला। इसके दो बॉडी होते हैं स्टूडेंट्स, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिकल। तो पॉलिटिकल में तो यही बातें होंगी, है ना। फिर आगे लिखा कि फेवर्स द प्राइवेट ओन पर्सनल प्रॉपर्टी, ये लोग अपने खुद के निजी संपत्ति जो थी, प्रॉपर्टी मतलब स्टूडेंट्स कैपिटल, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ये कैपिटल की बात हो रही है, ठीक है ना। हाँ, आप इसको समझे, कैपिटल, ये खुद की पूंजी जो अपनी अपनी संपत्ति है उसकी प्रोटेक्शन को लेकर के आवाज उठाते थे। मतलब इनका मानना था कि इस पे मेरा अधिकार है, अगर मैंने संपत्ति बनाया है तो इसे राजा क्यों ले लेगा, ठीक ना। ये इनका फेवर था, किसका, ये लिबरल नेशनलिज्म के जो सपोर्टर थे, थिंकर थे, जिन्हें हम लोग लिबरिस्ट बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है बात ना, जिनको हम लोग लिबरलिस्ट बोल रहे हैं, ये लोग, ठीक है। फेवर्स द प्राइवेट, अच्छा, किंग फ्री ट्रेडिंग, ये लोग चाहते थे कि किंग फ्री, राजा फ्री कर दे ट्रेडिंग को, मतलब राजा व्यापार में हस्तक्षेप न करे, नो इंटरफेरेंस, कोई हस्तक्षेप न करे, किंग इनटू द ट्रेडिंग, जो व्यापार करने वाले व्यापारी हैं उसमें राजा का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये व्यापारियों का खुद का डिसीजन होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब राजा क्यों तय करेगा कि भाई यहाँ व्यापार करो, इससे करो, उससे न करो, व्यापारियों को जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। ये चाहते थे कौन, ये लिबरलिस्ट लोग चाहते थे, ठीक ना। आगे हुआ कि वांट्स नो सेंसरशिप, ये सेंसरशिप को खत्म करना चाहते थे। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी इन द फर्स्ट वीडियो दैट व्हाट इज सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या था, जिसमें प्रेस की आज़ादी छीन ली गई थी। आप कुछ भी नेपोलियन के खिलाफ नहीं लिख सकते थे, मतलब राजा के खिलाफ कुछ भी आप नहीं लिख सकते थे, ठीक ना। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई थी, ठीक ना। अच्छा, यहाँ हुआ इवन पीपुल वे आर नॉट हैप्पी, यहाँ तक कि लोग इस बात से खुश नहीं थे, पीपुल वे आर डाइंग, लोग मर रहे थे, बट दिस वाज नॉट इन द न्यूज़पेपर, लेकिन ये अखबार में नहीं आता था, बिकॉज ऑफ किंग्स कंट्रोल, राजा का कुछ ऐसा कंट्रोल होता था वहाँ की प्रेस के ऊपर कि लोग मर रहे हैं फिर भी अखबार में नहीं आता था, जनता खुश नहीं है लेकिन फिर भी अखबार में नहीं आता था, मतलब राजा के बारे में अच्छा अच्छा ही छपता था इस सेंसरशिप की वजह से। और ये लिबरलिस्ट चाहते थे कि ये चीज़ खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो ये कुछ इनके डिमांड थे, कुछ इनके थॉट्स थे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। अब देखिए इकोनॉमिकल लिबरल, तो ये तो पॉलिटिकल लिबरल के बारे में समझा आपने, है ना। इकोनॉमिकल लिबरल क्या हुआ, यही बात स्टूडेंट्स, यही वाली बात जो है हुई है कि फेवर्स रिस्ट्रिक्शंस फ्री ट्रेडिंग, ये चाहते थे कि कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो हमारे व्यापार में, ठीक है ना। वांट्स नो पॉलिटिकल गवर्नमेंट मॉनिटर, ये नहीं चाहते थे कि इनकी बिजनेस में कोई पॉलिटिकल बॉडी इनको मॉनिटर करे, है ना, कुछ नहीं चाहते थे ये। सम इंपॉर्टेंट नोट्स है वो देखें आप, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक ना। ये जो जुलेवेरन है इसके बारे में समझे आप, है ना। ये हुआ क्या इसमें, ये प्रसिया देख रहे हैं आप, ऐसा हुआ कि ये चाहते थे कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल बॉडी इनके व्यापार में अपना हस्तक्षेप ना करे, मतलब ये कुछ न तय करे कि इनको कहाँ करना चाहिए व्यापार, कहाँ नहीं करना चाहिए, इनका जहां मन वहां करें, अदरवाइज ना करें, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, ठीक ना। तो इसके लिए अ कस्टम यूनियन वाज मेड बाय प्रसिया
प्रसा जिसको कहते हैं, प्रसा, प्रसा एक कंट्री था, कंट्री तो नहीं कह सकते, एक बड़ा सा एरिया था, है ना, यूरोप का ही। इसने 1834 में 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया ना, शुल्क को लेकर के या टैक्सेस को लेकर के एक यूनियन बनाया व्यापारियों का, और जिसका नाम क्या था स्टूडेंट, देख रहे हो ना, जुल्वेरिन, है ना। ये जो जाल्वेरिन है, एक्चुअली जाल्वेरिन कहेंगे आप, ठीक है ना, चलो हो गया जुवेलिन जो भी कह लो, लेकिन जाल्वेरिन कहेंगे, ठीक। स्टूडेंट्स इसने किया क्या, ये प्रसिया का बनाया हुआ एक संघ शुल्क था ना, शुल्कों का एक संघ था, मतलब कस्टम यूनियन था 1834 में, जिसने क्या तय किया कि दैट प्रोटेक्ट्स, ये जो जाल्वेरिन था, दैट प्रोटेक्ट्स द इकोनॉमिकल वेलफेयर ऑफ द ट्रेडमैन, व्यापारियों के इकोनॉमिकल वेलफेयर की प्रोटेक्शन कौन करता था, ये जाल्वेरिन करता था। क्या है जाल्वेरिन, जाल्वेरिन एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसने बनाया, प्रसा ने बनाया 1834 में। क्यों बनाया, इसमें व्यापारियों के प्रोटेक्शन के हितों की बात होती थी, ठीक ना, टू प्रोवाइड रिस्ट्रिक्शंस फ्री एनवायरनमेंट फॉर द ट्रेडर्स फॉर ट्रेड, व्यापारियों को व्यापार करने के लिए रिस्ट्रिक्शन फ्री, कि हर प्रकार के बंधन से मुक्त एक वातावरण बनाया, इसने माहौल बनाया, किसने, जाल्वेरिन ने। जाल्वेरिन क्या है, प्रसा के द्वारा बनाया गया एक कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक ना। दिस यूनियन मेड श्योर टू गवर्नमेंट दैट वी विल पे द रिकॉग्नाइज्ड द रिक्वायर्ड टैक्स बट डोंट मॉनिटर एज टू whom वी विल मेक आवर और नॉट, मतलब इन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट से, इसने कहा कि आप मेरे से जितना टैक्स आपको चाहिए वो आप ले लो, लेकिन आप तय मत करो, मेरे को मॉनिटर मत करो कि मुझे किससे बिजनेस करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। देखो, री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंजर्वेटिज्म, है ना, ये जो कंजर्वेटिज्म है इसका री इस्टेब्लिशमेंट हो गया, ये फिर से इस्टेब्लिश हो गया। व्हाट इज कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म का मतलब हुआ स्टूडेंट्स ओल्ड थॉट, पुरानी विचारधारा, ओल्ड कस्टम्स, है ना, पुराने रीति रिवाज को मानने वाले। क्या था पुरानी विचारधारा, पुरानी विचारधारा वही था मोनार्की गवर्नमेंट ना, राजशाही जो चला करता था वही था, ठीक ना। ये फिर से आ गया, कैसे आ गया स्टूडेंट्स, मोनार्की जो गवर्नमेंट था, जिससे मोनार्की से क्या हुआ था, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म से क्या आया था, कुछ पब्लिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि डेमोक्रेसी जैसा रूप हो गया था ना, लेकिन मोनार्की से तो हुआ था नेशनलिज्म, और बाद में फिर नेशनलिज्म से क्या आ गया, घूम के आ गया फिर से ओल्ड सिस्टम, ओल्ड मतलब मोनार्की, मोनार्की का मतलब फिर से इस्टेब्लिश हो गया क्या, कंजर्वेटिज्म, जो चीज खत्म हुआ था रूढ़िवादिता समाज से, ना नैरो माइंड लोगों की जो विचारधारा खत्म हुई थी वो फिर आ गया। वो कैसे आ गया, इस एग्जाम्पल से देखिए आप, नेपोलियन, क्या हुआ, पहली बात तो नेपोलियन ने खुद ब्रोक आउट करा, और पूरे रिवॉल्यूशंस को ब्रेक करने के बाद धीरे 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 वहाँ का पोस्टर बॉय बना, और खुद ही अपने आप को 1804 ईस्वी में सम्राट बन गया, और उसकी धीरे धीरे विचारधारा चेंज होती गई, तो वो अदर कंट्रीज पर अटैक कर करके वहाँ नेशनलिज्म की फीडिंग बढ़ाने के नाम पे खूब टैक्सेस बढ़ाता था, उसके नेगेटिव पॉइंट थे। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स कि नेपोलियन जो अब फिर से मोनार्की को ख़त्म कर चुका था और नेशनलिज्म्स की फीलिंग सबके अंदर जनरेट कर चुका था, हुआ क्या कि इसके बढ़ते पावर को देखते हुए चार नेशंस आपस में मिल कर करके, कौन कौन, ऑस्ट्रिया, रशिया, ब्रिटेन और प्रसा, ये चारों आपस में मिल करके इससे लड़ते हैं, क्योंकि नेपोलियन ने हमला कर दिया ब्रिटेन पे, सब पे हमला किया, ऑस्ट्रिया पे भी, रसिया पर भी, ब्रिटेन पे भी और प्रसा पर भी, ठीक ना। तो ये चारों मिल गए कि भैया ये पावरफुल ऑस्ट्रिया पे भी हमला कर गया, तो सब इससे मिल गए, वार ब्रोकन आउट और युद्ध हुआ इनके बीच में, लास्ट बैडली, और नेपोलियन बुरी तरह हार गया। चार चार पावर नेशंस एक तरफ थे, ठीक ना। एट वाटरलू, ये कहाँ की बात हो रही है, वाटरलू की बात हो रही है स्टूडेंट, ठीक ना। वाटरलू में देख लेना, ये वाटरलू में हुआ था ये युद्ध, ठीक ना। कौन सा युद्ध, नेपोलियन और फोर नेशंस के बीच, कौन से फोर नेशन है, ऑस्ट्रिया है, रसिया है, ब्रिटेन है और प्रसा है, ठीक ना। वाटरलू में हुआ था, ब्रिटेन को अब इंग्लैंड बोलते हैं, और ये बहुत ही पावरफुल था उस समय, ठीक है ना। अब देखो, नेपोलियन वाज प्रेजेंट, नेपोलियन को कैदी बना लिया गया, दिस फोर, ये चार नेशंस कौन कौन थे, प्रसा, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ठीक है ना। मेड सच एक्शंस, उन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस लिए, दैट इट ब्रॉट द ओल्ड चेंज अगेन डन बाय नेपोलियन, ठीक ना। नेपोलियन ने जिस ओल्ड को चेंज को बदल दिया था, ओल्ड कस्टम्स को, रीति रिवाजों को, मतलब मोनार्की गवर्नमेंट को, उसको इन्होंने क्या कर दिया, फिर से लाने का प्रयास किया, ठीक है ना। तो हुआ क्या, देखो अगर यहाँ आपको दिख रहा होगा तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को ये वाला, चलिए अगर दिख रहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ कि अगेन ओल्ड कस्टम्स, इनकी वजह से फिर से पुराने कस्टम्स आ गए, इट वाज डन आफ्टर वियना कन्वेंशन, है ना। ये वियना कन्वेंशन क्या है, चलो समझते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं इसको। इसमें हुआ क्या, देखो स्टूडेंट्स, हुआ क्या मैं बता रहा हूँ कि नेपोलियन को इस चार कंट्रीज ने मिलकर हरा दिया,
कौन कौन से? ऑस्ट्रिया, रसिया, ब्रिटेन और प्रसा। चारों ने जब मिलकर इसको हराया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि ये जिन जिन कंट्रीज को, जिन जिन रीजन्स को, जिन जिन एरिया को जीत लिया था, उसको इन्होंने अब इनके पावर में आ गया, इन चारों के पावर में। तो इन्होंने बोला कि भाई इसके द्वारा जीते हुए चीज को हम लोग जीत गए, अब वो हम लोग बांटते हैं आपस में। तो हुआ क्या, वियना कन्वेंशन जो है ना, ट्रीटी ऑफ वियना, वियना की संधि जिसको कहते हैं, 4 कंट्रीज देख लो आप, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक ना। पी फॉर क्या था? प्रसा, आर फॉर रशिया था, ए फॉर ऑस्ट्रिया था और बी फॉर ब्रिटेन था, ठीक ना। हुआ क्या, 1815 ईस्वी में संधि हुई, ट्रीटी ऑफ वियना। और वियना क्या है? कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी थी, है ना। इसमें अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश द ओल्ड सिस्टम्स अगेन विच वेयर एबोलिश्ड बाय नेपोलियन पॉलिटिकल डिप्लोमेसी। नेपोलियन की जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी थी, जो उसने किया था, मोनार्की को खत्म कर करके फिर से नेशनलिज्म और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा किया था, उसको इन लोगों ने क्या किया, इस्टेब्लिश करने का फिर से सोचा। इसी वियना कन्वेंशन में तय हुआ, ठीक है। वियना कन्वेंशन में इतना हो गया स्टूडेंट्स। तो टेकन डिसीजंस, कुछ फैसले लिए गए, उसमें क्या हुआ, पहला देखो, आस्क टू रिटर्न द ओवरकेम रीजन्स टू दीज। नेपोलियन द्वारा जीते गए वो जो एरियाज थे, उनको इन्होंने मांगा कि आप मुझे दे दो। ये कौन? ये चारों नेशंस, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, क्यों ऐसा करना चाहते थे लोग स्टूडेंट्स? ये बहुत सीधी सी थे कि ये जो पावर उनके हाथ में आ जाए और उस रीजन को लेने के बाद वहां से मजदूरों का शोषण कर सकें और टैक्सेज ले सकें, ठीक ना। बाय विच दे कैन गेन मोर टैक्सेज, खूब पैसे कमा सकें, खूब लेबर पा सकें। वाज मेड न्यू बाउंड्री वॉल्स अराउंड द फ्रांस, फ्रांस के चारों तरफ नए नए बाउंड्री बना दिया कि ताकि फ्रांस इसके आगे अपने राष्ट्र को न बढ़ा सके। वाज फिक्स द आर्मी स्ट्रेंथ, और फ्रांस के आर्मी स्ट्रेंथ को भी रोक दिया कि इससे आगे आप आर्मी नहीं रख पाएंगे। अटेम्प्ट्स टू रीअरेंज द लास्ट, क्या लिखा है इसमें, मोनार्क्स, फिर से मोनार्की को इन्होंने कर लिया। और हुआ क्या कि जैसे एग्जांपल देखो, लुईस 16 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुआ था, वहां पर लुईस 16 गया, लेकिन उसके बाद जब ये फिर से मोनार्की लौटा, इस कन्वेंशन में प्रूफ हुआ, तो क्राउंड कर दिया गया, ताजशाही कर दिया गया, ताज पहना दिया गया, किसको? लुईस 18 को। उसी का नाती पोता रहा होगा, उसी के खानदान का, ठीक ना। रूस वाज गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड, इसी में तय हुआ कि पोलैंड का एक हिस्सा रूस को दे दिया जाए। बंदरों जैसा बांटा जा रहा है, ठीक ना। अब इनके हाथ में पावर आ चुका था। ये देखो मैंने लिखा है कि ब्रांड, बी फॉर ब्रिटेन, आर फॉर रसिया, ए फॉर ऑस्ट्रिया, एन फॉर नेपोलियन और डी फॉर ड्यूके मेटरनिक। ये ड्यूके मेटरनिक कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के ये चांसलर थे। चांसलर जैसे पीएम होते हैं वैसे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेटरनिक ने क्या किया, इस पूरे वियना कन्वेंशन के लीडर यही थे, ठीक ना। ये चारों कंट्री को रिप्रेजेंट यही कर रहे थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर। हुआ क्या, एक साथ याद कर लीजिएगा इसको। इटली वाज स्प्लिटेड इनटू मेनी स्मॉल रीजन्स बाय मेटरनिक टू कंट्रोल दिस। इटली पे कंट्रोल करने के लिए मेटरनिक ने दिमाग लगाया और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, ताकि इसका पावर बना रहे, ठीक है। और देखो एक शुरू में ही छूट गया था हमसे, वो है ये है स्टूडेंट, ठीक ना। ये फ्रेडरिक सॉवे द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग थी, आपके बुक के शुरू के ही पेज में है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, पक्का देख लीजिएगा। इसके 4 एस्पेक्ट्स हैं, वो जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला है प्रोसेशन, जुलूस निकला है इसमें। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एक मसाल लेकर के एक फोटो है। और द सिंबल ऑफ मोनार्की, राजशाही का वहाँ प्रतीक है। और हिवन इन द स्काई, और स्काई में स्वर्ग दिख रहा है जहाँ लोग चले जा रहे हैं, मतलब लोग चाहते हैं कि मैं आज़ादी के पार चला जाऊँ। तो ये चारों स्टेटमेंट देख लीजिएगा, इस पिक्चर को जरूर देख लीजिएगा, पेंटिंग को, ठीक है ना। तो 1848 में वहाँ का एक पेंटर था, वहाँ का एक कलाकार था, नाम क्या था? फ्रेडरिक सोरे, उसने ही ये करा था। ये 4 मुख्य बातें हैं इसकी। इससे और कुछ आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर आप बुक में ही पढ़ लेंगे तो बड़ा इजीली दे रखा है, 4 उसके बड़े एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। वीडियो बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।